A very charming good morning, all of you. I am sure that you have gotten a perfect revision of lesson number 3 from your Hornbill book, Discovering that the saga continues. So now we have to start from the rest part of the lesson. So yesterday I have taught you that when the tomb was opened by Howard Carter in 1922 and the symmetry of Tut's tomb was found out. So seeing the antiquity very surprisingly complete, they remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh legend. फ़राओ की लाइफ से रिलेटेड एक लीजेंड था, एक स्टोरी थी, एक ओल्ड स्टोरी चल रही थी. वो एक्चुअली दे बिलीव इन द रीबर्थ. स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड. आर्ट फैक्ट्स मीन्स होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट मेड बाय हैंड्स. हाथों से जो ड्राइंग की जाती है, बनाई जाती है, उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं. तो गोल्ड में जो आर्टिफैक्ट्स की गई थी वो बहुत स्टनिंग थी उनके लिए कि हाउ डिड दे डू दैट मोर देन 3000 years बिफोर. एंड देयर एटर्नल बिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन. रिसरेक्शन मीन्स रीबर्थ. और ये प्रूव कर रहा था कि वो वास्तव में रीबर्थ में कितना बिलीव करते थे. इसीलिए टट के साथ में उनके कुछ रेगुलर चीज़ें जो डेली यूज़ में काम आती थी रखी गई थी. बोर्ड गेम्स का मीन्स हो गया जैसे लूडो, स्नेक एंड लेडर्स. उस जमाने में चलता था चेस, तो चेस भी रखा हुआ था. लिनेन के कपड़े थे जो सबसे महंगे माने थे. फैब्रिक क्लॉथ होते थे मेड फ्रॉम फ्लैक्स, यूज टू मेक हाई क्वालिटी क्लॉथ जो बनाए जाते राजाओं के लिए, वो कपड़े भी उसमें रखे हुए थे. कुछ केसेस रखे हुए थे, बॉक्सेस जिनमें खाने की चीज़ें रखी हुई थी. ये सारी चीज़ वहाँ पर रखी हुई थी जो ये प्रूव कर रही थी कि वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं. सो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कई महीने तक उन्होंने ट्रेजर्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को बहुत केयरफुली स्टडी किया गया. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज फ्यूनररी ट्रेजर्स, उसकी जो फ्यूनररी, जो अंतिम संस्कार में जो उसके साथ खजाना रखा गया था, उसकी रिकॉर्डिंग की गई थी बड़ी केयरफुली. कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग इस 3 नेस्टेड कॉफिन्स. जो उसका 3 लेयर फिल्ड वन इनसाइड अनदर, 3 लेयर का जो वो उसका कॉफिन था, ताबूत था, उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कार्टर ने. ओपनिंग द फर्स्ट, जो फर्स्ट लेयर ओपन की, ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न विद गार्लैंड्स ऑफ बिलो एंड ओलिव लीव्स. तो जब उन्होंने उसका फर्स्ट नेस्ट को ओपन किया तो वहाँ सबसे पहले क्या मिला? श्राउड. श्राउड मीन्स क्या होता है? कवर ऑफ द डेड बॉडी, जिसे हिंदी में बोलते हैं कफन. कवर ऑफ द डेड बॉडी, तो सबसे ऊपर वो रखा हुआ था. एंड जो ये एडॉर्न मीन्स डेकोरेटेड. द श्राउड वाज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ बिलो. बिलो होता है, उसकी बहुत ही वुड जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बिलो का जो पेड़ होता है. एंड ओलिव लीव्स, जैतून के जो फूल होते हैं उनकी फूल पत्तियों से इसको का एक हार रखा हुआ था उस पर. वाइल्ड सेलरी. वाइल्ड सेलरी मीन्स होता है एक वाइल्ड प्लांट होता है सेलरी का, उसको वाइल्ड सेलरी इसमें रखा हुआ था. लोटस पेटल्स, कमल के फूल के पत्ते रखे हुए थे, पंखुड़ियाँ रखी हुई थी. एंड कॉर्नफ्लावर्स, और कॉर्नफ्लावर्स भी इसमें रखे हुए थे. ब्लिस पर्पल फ्लावर्स ऑफ ए वाइल्ड प्लांट जो होते हैं कॉर्नफ्लावर्स, वो भी रखे हुए थे. तो उस पीरियड में जो ये फ्लावर्स थे वो वहाँ उसमें रखे गए थे. द फेटेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूराइल इन मार्च और अप्रैल, जो इस बात को प्रूव कर रहे थे कि उस समय जो सीजन चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये मार्च और अप्रैल में इसकी डेड बॉडीज़ को उन्होंने ब्यूराइल किया था. इन चीज़ों की जो फेटेड एविडेंस थे वो इस बात को प्रूव कर दिया
कि टट की जो डेड बॉडी थी उसे मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। When he finally reached the mummy, thou he ran into trouble, और जब उसने उसकी थर्ड लेयर ओपन करी, मम्मी को ओपन किया, दाउ ही उस समय वहाँ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो रिचुअल संस्कार शब्द आता है उसको बोलते हैं रिचुअल्स। रेजिन्स का मीन्स है स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसोल्यूबल इन वाटर, जो होता है पानी में जिसको मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया था जिससे उसकी डेड बॉडी को कवर्ड किया गया था, उसके लिए वो रेजिन था। वो रेजिन इतना हार्ड हो चुका था कि सीमेंट बन चुका था, और उसने टट की जो बॉडी थी उसको सॉलिड गोल्ड कॉफीन, शुद्ध सोने का जो ताबूत बना था उसकी लेयर से उसको चिपका दिया था उसकी बॉडी को। नो अमाउंट ऑफ लेक्टिमेंट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। कार्टर ने ये बात अपनी डायरी में भी नोट की कि वास्तव में वो इतना हार्ड था कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू मूव देम बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ फोर्स। कितना भी जोर लगा लो उसे उससे अलग नहीं कर सकते थे। व्हाट वाज टू बी डन, फिर क्या करा जाए, फिर क्या करना चाहिए। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो सनलाइट होती है, धूप जो निकलती है, वो वास्तव में सीधा हैमर की तरह लगती है, जो है हथौड़ी की तरह लगती है, इतनी तेज़ वहाँ पर धूप होती है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। सो कार्टर थॉट दैट इट मे बी पॉसिबल दैट due to the sun heat the resin may be melted। सन हीट के कारण जो रेजिन है वो मेल्ट हो सकता है, मेल्ट हो जाए, और उसकी वजह से हम उसकी बॉडी को बाहर निकाल सकें। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। हियर इज द मैप, यू कैन स्टडी अबाउट दैट थिंग। कहाँ पर ये लोकेशन है ग्रीस की, उसका ये मैप दिया हुआ है, सो यू कैन learn a lot of things about it. I know very well that in your SST study you have learned a lot about the mummies, so it's no need to have a time here. He set the mummy outside in blazing sunshine. In blazing sunshine, तेज धूप में मम्मी को बाहर रख दिएगा कई घंटों के लिए। That heated it to 149 degrees Fahrenheit। और उस समय जो सनलाइट थी, ब्लेजिंग सनशाइन था, वो उसका 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर उस समय टेम्परेचर था। नथिंग बज्ड, बट व्हाट इज सरप्राइज दैट ब्लेजिंग सनशाइन कुड नॉट बज एनीथिंग, कुड नॉट मेल्ट द रेजिन। लेकिन उस रेजिन को मेल्ट नहीं कर पाए। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसेल्ड अवे। चिसेल्ड मीन्स होता है जो छेनी होती है लोहे की, उसको बात कर रहे हैं। चिसेल्ड अवे मीन्स सेपरेटेड विद ए चिसेल। तो उन्होंने उसमें बात लिखी कि हम उसको कि वो ऐसा कंसोलिडेटेड मटेरियल है कि जिसे केवल छेनी हथौड़े से ही अलग कर सकते हैं, फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। कि उसकी बॉडी को नीचे से हम छेनी हथौड़े से काट कर ही अलग कर पाएंगे, तभी हम उसके रिमेन्स को ला सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। In his defense, Carter really had little choice. कार्टर के पास ऑप्शन नहीं थे। If he hadn't cut the mummy free, अगर वो वास्तव में मम्मी को काट कर अलग नहीं करते, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो ये श्योर था कि जो चोर हैं वो गार्ड्स को धोखा देकर
इस जो ये बहुत ही वैल्यूएबल गोल्ड है इसको चुरा कर ले जाते। उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पर उन्हें सिर्फ ये पता थी इट इज़ फुल ऑफ गोल्ड, वो उसको ले जाते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। टट के समय में जो वास्तव में राजा होते थे बहुत ही वेल्दी होते थे, बहुत ही पैसे वाले होते थे, रिच होते थे। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और उनकी जो सोच होती थी, आजकल भी ऐसी सोच कुछ लोगों के पास मिल सकती है, वो ये सोचते थे कि जो उनकी रिचेस हैं, उनका गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है, वो अपने साथ ले जाएंगे। आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन पर पैसा बहुत होता है, लेकिन वो कभी भी उस पैसे को खर्च नहीं करते, ना तो अपने लिए खर्च करते हैं, ना ही अपने परिवार पर खर्च करते हैं, बस क्या करते हैं, केवल बैंक बैलेंस बनाते हैं। उनकी सोच क्या होती है कि पैसा हमारे नेक्स्ट बर्थ में काम आएगा, हम सब अपने साथ ले जाएंगे। तो वो ये सोचते थे उस समय इजिप्शियन। फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टुट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। और इसीलिए अपनी इस लॉन्ग जर्नी के लिए किंग टट के साथ में लेविस्ड फुल ऑफ भर दिया गया था ग्लिटरिंग गुड्स, सारे एक से एक बढ़कर चीज़ों से, जो शाइनिंग गोल्ड था, खाने पीने सब कुछ जो सोने चांदी से बने हुए आइटम्स उसके वहाँ रखे गए थे उसके साथ। इसीलिए केवल इट वाज कंसीडर्ड प्रेसियस कॉलर्स। कॉलर्स में होता है नेकलेस, कॉलर्स में नेकलेस जो गले में पहनते हैं, प्रेसियस कॉलर्स यानी कीमती हार, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल्स, शीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। तो कॉलर्स नेकलेस था और उसके जो कलाइयों में ऑर्नामेंट्स थे, ब्रेसलेट्स थे वो। एम्यूलेट्स का मीन्स होता है ऑर्नामेंट्स बॉन्ड राउंड द नेक और आर्म और वेस्ट टू कीप अवे द इविल। एम्यूलेट्स का मीन्स था तावीज़, वो तावीज़ भी थे, एम्यूलेट्स तावीज़ को बोलते हैं। शील्ड्स का मीन्स होता है कवरिंग्स टू कीप द सोल्ड इन, तलवार को अंदर रखने जो म्यान होती है, शील्ड्स बोलते हैं उसके लिए। एंड आइटम्स यूज फॉर डेकोरेशन एंड मेकअप, ये सारी चीज़ें उसके लिए जो बनाई गई थी टोटल कैसी थी, प्योर गोल्ड की थी। ये जो कॉफिन पर मास्क बना हुआ था, ताबूत बना हुआ था, वो भी टोटल गोल्ड का था, प्योर गोल्ड का था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, और उसे उस एडोनमेंट्स यानी आइटम्स यूज फॉर डेकोरेशन एंड मेकअप जो उसका करा गया था, उससे अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। उन लोगों ने, जो कार्टर के आदमी थे, उन्होंने मम्मी के हेड को ही अलग कर दिया था उसकी बॉडी से, और लगभग सभी जो मेजर जॉइंट्स थे उन्होंने छेनीय तौर से काट कर सब अलग कर दिए थे। वंस दे हैड फिनिश्ड they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rest। जब उन्होंने उसकी बॉडी को इस तरह से अलग कर दिया, उसके बाद एक अलग लकड़ी के बॉक्स में उसकी बॉडी को उन्होंने रखा। पूरी बॉडी को एक एक जॉइंट को उठाकर वहाँ सेपरेट पार्ट को उठाकर रखते चले गए, उसकी पूरी बॉडी वहाँ बना दी। ये टट का एक नया रेस्ट बॉडी जो लगाई गई, उसके लिए रेस्ट करने के लिए उसका नया बेड बन गया था ये। लेकिन अब उसकी बॉडी टोटल कैसी थी, डैमेज थी, क्योंकि छेनीय तोड़ से काटने की वजह से वो बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, और अब उसका कोई चांस नहीं था कि उसे वो मैनेज कर पाते इजीली। तो इसीलिए ये बहुत टफ टास्क उसके लिए बन चुका था। Archaeology has changed substantially in the
इंटरवेनिंग डिकेट्स, वास्तव में जो आर्कियोलॉजी है, साइंस ऑफ स्टडिंग एंशिएंट साइट्स बिल्डिंग्स, वो वास्तव में आने वाले कई सालों में बहुत चेंज होती चली गई, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगोइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और वास्तव में उनका जो ध्यान था, फोकसिंग लेस ऑन, वो ट्रेजर पर कम ध्यान दे रहे थे, बल्कि उनकी जो मेन था कि उसकी लाइफ क्या थी, उसकी जो डेथ की जो मिस्ट्री है उसको सर्च आउट करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इट आल्सो यूजेस मोर सॉफ्टिकेटेड टूल्स, और उसके लिए उन्होंने कई ज़्यादा सॉफ्टिकेटेड, बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही सॉलिड टूल्स का वो लोग अब यूज़ भी करते हैं इस टेक्नोलॉजी में, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, वो भी इसका पार्ट हो चुकी है आर्कियोलॉजिस्ट का। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। 1968 में जब उसकी डेड, उसकी जो बॉडी जो डिस्कवरी करी गई थी 40 आपके 40 साल बाद 1922 में उसकी बॉडी को सर्च आउट किया गया था, और अब 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने उसकी बॉडी का, मम्मी का एक्सरे किया, और जो एक्सरे किया उसमें कई रिवील्ड ए स्टार्टिंग इज शॉकिंग, कई उन्होंने से चौंकाने वाले उसमें तथ्य उन्होंने पेश किए। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने बताया कि जो चेस्ट है, चेस्ट के अंदर जो ब्रेस्ट बोन होती है और फ्रंट रिब्स होती हैं वो उनमें मिसिंग हैं। ब्रेस्ट बोन जो होती है वो भी मिस है, और जो रिब्स हैं वो भी उसकी मिसिंग है। उन्होंने ये एक स्टार्टलिंग फैक्ट प्रेजेंट किया। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography. तो टोमोग्राफी मीन्स है एक टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन यूजिंग एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड सिस्टम जिसमें कि पूरी बॉडी को कई तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, और CT by which hundreds of X-ray rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। किसी भी बॉडी को 3-dimensional, 3 आयामी तरीके से क्रिएट कर देते हैं, इतने ज़्यादा वो उसका टोमोग्राफी का यूज़ करते हैं, इतने सारे एक्सरे उसमें हो जाते हैं। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? तो वास्तव में एक्सरे से ज़्यादा CT स्कैन ट्रुथ के बारे में क्या बात बता सकता था? एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम? और क्या वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन थे उनका आंसर दे पाता? हाउ डिड ही डाई, कि उसकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? What was the real age of Tut at the time of his death? उस समय उसकी वास्तव में रियल एज क्या थी जब वो एक्सपायर हुआ था? इन सारी चीज़ों के लिए उसने इन बातों पर बहुत ही क्लोजली इन चीज़ों को सर्च आउट करने की कोशिश की थी। सो किंग टट्स डिमाइज मीन्स डेड बॉडी। King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. Means nothing is clear about him. Everything is in a nothing can be cleared कि what happened to him, what the facts of his death and its consequences are unclear. King Tut's demise was a big event, even by royal standards, as he was the last ruler of his family. And
last being a last student, it was clear that now an important chapter has closed, because he was the last member of his family line. So the chapter was closed of the great pharaohs. But still nothing could be clear, nothing could be proved. How did he pass away? How did he expire? Nothing was clear. उसकी जो मृत्यु थी वो अपने उस डायनेस्टी का, उस परिवार का, उस फैमिली लाइन का लास्ट सक्सेसर था, अंतिम उत्तराधिकारी था, और उसकी डेथ के बाद वो पूरी डायनेस्टी अपने आप में एंड हो गई. नथिंग वाज लेफ्ट. कुछ बचा ही नहीं कि हाँ भाई इसमें क्या होना चाहिए. लेकिन उसकी जो मिस्ट्री थी, उसकी डेथ थी, इट कुड नेवर बी क्लियर. दो क्वेश्चन जो थे कि व्हाट वाज द रियल एज ऑफ टट एट द टाइम ऑफ डेथ, वो क्लियर नहीं हुआ. एंड व्हाट मे बी द कॉज, व्हाट मे बी द रीजन ऑफ हिज डेथ, इट कुड नॉट बी रिवील्ड. ये भी क्लियर नहीं हो पाया. तो डियर स्टूडेंट्स, रियली इट वाज ए ग्रेट मिस्ट्री. और सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ क्या है कि जो रेजिन का वो यूज़ करते थे जिप्सियन, इवन टुडे scientists could not understand that mystery, what type of resin they had used more than 3000 years before. कि किस तरह के वो रेजिन को बनाते थे जिससे वो डेड बॉडी खराब नहीं होती थी. आज भी साइंटिस्ट इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं और ये आज भी पता नहीं चल पाया. तो आज का जो साइंस है वो, और आज से 4000 साल पहले का साइंस है वो, विच वाज मोर डेवलप. थिंक अबाउट इट. बेशक हम कुछ भी सोचें, लेकिन उस समय का जो साइंस था वो ज़्यादा डेवलप था या आज का डेवलप है. इट शुड बी ए क्वेश्चन एंड वी शुड थिंक अबाउट इट. तो किंग टुट्स की लाइफ का जो मिस्ट्री थी वो मिस्ट्री ही रही. आगे क्या होता है, फॉर फर्दर डिटेल आई विल स्टार्ट from tomorrow. It's enough for today. Have a nice day ahead.